नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए साइकोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 7 है वो हल करेंगे। यानी इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर वो हल कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाले मॉडल पेपर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके उनको आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर का फॉर्मेट वही रहेगा कि पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उनका आंसर है वो पूरा विवरण के सहित बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 7 है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण करता है? ऑप्शन ए है संक्रमण का नियम, ऑप्शन बी है प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन सी है मेंडल का नियम, ऑप्शन डी है समानता का नियम। तो इसके लिए जो सी आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी प्रत्यागमन के नियम के अनुसार जो बालक होता है वो अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को छोड़कर सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। इसी नियम के आधार पर क्या होता है, कई बार है जो वंश सूत्रों का मिश्रण वो अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण मंद बुद्धि जो माता पिता होते हैं उनके तो बुद्धिमान बच्चा पैदा हो जाता है, और जबकि प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं उनके मंद बुद्धि संतान है वो पैदा हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्यागमन नियम के अनुसार है वो माता पिता के जो बच्चा होता है वो माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। सेकंड क्वेश्चन है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था या शेष अवस्था, डी दिया गया प्रौढ़ अवस्था। तो क्वेश्चन सेकंड के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी बाल्यावस्था के अंदर है वो संग्रह करने की प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। बाल्यावस्था के संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेल की आयु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था कोई खेल की आयु कहा जाता है। जबकि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि खिलौने की आयु है वो शेष अवस्था को कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करता है कि खिलौने की आयु वो तो कहा जाता है शेष अवस्था को, जबकि खेल की आयु है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। ऑप्शन ए एकीकरण के सिद्धांत से, ऑप्शन बी है अंतःक्रिया के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है परस्पर संबंध के सिद्धांत से, ऑप्शन डी है निरंतरता के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो विकास है कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, यानी विकास है वो निरंतर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपना डी आंसर है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं दौड़ना, ऑप्शन बी है लिखना, ऑप्शन सी है चढ़ना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी लिखना होता है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अब बात आती है कि सूक्ष्म गतिक कौशल कहते किसे हैं? तो जिस कौशल के अंदर आंख और हाथ का प्रयोग होता है, ना सिर्फ आंख और हाथ का प्रयोग होता है, उसको हमें सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। तो लेखन के अंदर आंख और हाथ का प्रयोग होता है, तो यानी कि इसके लिए ऑप्शन बी है अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक बच्चे की जो मानसिक उम्र है वो 5 वर्ष है तथा आपको वास्तविक उम्र दी गई है वो है 4 वर्ष है, तो बताना है कि उस बच्चे का आईक्यू है वो कितना होगा, आईक्यू लेवल कितना होगा। दोस्तों, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको इसमें क्लियर बता दिया था कि आईक्यू लेवल आपको कैसा निकालना है। ठीक है, आईक्यू लेवल 100 है, 120 है, 140 से ऊपर है तो वो किस वर्ग के अंदर वो बालक आता है, ये सभी मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रत्येक वीडियो क्रम वाइज सीरीज वाइज देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी उसका आईक्यू लेवल होगा वो होगा 125। अब बात आती है कि आईक्यू लेवल होता क्या है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आईक्यू लेवल आपको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, वो होता है मेंटल एज, ठीक है, अपॉन रियल एज और मल्टीप्लाई की जाती है 100 से। यहाँ पे आपको मेंटल एज दी गई है वो कितनी है, 5 वर्ष है। वास्तविक आयु रियल एज दी गई है वो कितने 4 वर्ष है, गुणा किससे करना है 100 से। जैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125। तो यानी उस बच्चे का जो आईक्यू लेवल होगा वो कितना हो जाएगा 125। कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी बच्चे का जो आईक्यू लेवल है 125 है तो वह किस वर्ग के अंदर आएगा, यानी उसकी बुद्धि का लेवल है वो क्या हो जाएगा, तो उस बुद्धि का जो लेवल होगा वो होगा प्रखर बुद्धि। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 120 से लेकर 139 तक होता है वो प्रखर बुद्धि होता है, तो 125 है वो 120 से लेकर 139 वाली कैटेगरी में आता है, तो वो बच्चा प्रखर बुद्धि हो जाएगा। और किसी भी बच्चे का अगर
IQ लेवल 140 से ऊपर होता है ना, तो वह बच्चा प्रतिभाशाली कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी है वो याद रखनी है कि IQ लेवल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन रियल एज, और यहाँ पे हमें मेंटल एज दी गई है 5 वर्ष और रियल एज दी गई है 4 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव के विकास का जो क्रम है गर्भावस्था से लेकर डैश डैश तक सतत रूप से चलता है। कहां तक चलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है शिशुअवस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है मृत्यु पर्यंत। तो दोस्तों विकास के संबंध में हमने अभी बात की थी कि विकास है वो निरंतर चलता रहता है। तो विकास है वो आपको याद रखना है कि विकास का जो क्रम है वो गर्भावस्था से लेकर जब तक आदमी जीवित रहता है यानी मृत्यु पर्यंत है, ये विकास का क्रम वो चलता रहता है। कई बार अच्छा लेवल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा विकास चलता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, या जन्म से लेकर शेष अवस्था तक, या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। तो आपको ये याद रखना है कि विकास है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से लेकर ये मृत्यु पर्यंत चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपना डी आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, RTI की निम्न में से कौन सी विशेषता है वो नहीं है। तो RTI की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, ये होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके बारे में पिछले मॉडल पेपर में हमने पूरी विस्तार से चर्चा की थी। तो आज एक क्वेश्चन मात्र लिया है कि हमने कहा RTI की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग है तो मुख्य या प्राइवेट ट्यूशन का अंत। ऑप्शन सी दे रखा है शारीरिक दंड व मानसिक टॉर्चर पर रोक। ऑप्शन डी है निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन। तो इसकी विशेषता है वो कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए भी इसकी विशेषता है, बी भी इसकी विशेषता है, ऑप्शन सी भी विशेषता है, लेकिन निजी विद्यालयों को प्रोत्साहित करना ये RTI एक्ट का उद्देश्य या विशेषता इसकी नहीं है। बाकी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, ये भी इसकी विशेषता या उद्देश्य है। प्राइवेट ट्यूशन है उसका अंत किया जाए, ये भी इसका उद्देश्य या विशेषता है। और बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड है वो नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी इस RTI एक्ट का प्रावधान या इसकी विशेषता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यानी विद्यालयों को प्रोत्साहन करना है इस एक्ट की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका डी आंसर वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सीखने के अनुभव से, ऑप्शन बी है मूल्यांकन के साधनों से, ऑप्शन सी है शिक्षण उद्देश्यों से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। जो मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है ब्लूम के अनुसार वो सीखने के अनुभव से भी होता है, मूल्यांकन के साधनों से भी होता है और शिक्षण उद्देश्यों से भी होता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो एकदम सही आंसर रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर वो जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए दे रखा है समस्या का समाधान ढूंढना, ऑप्शन बी है नवीन शोध करना, ऑप्शन सी है उपाधि प्राप्त करना, ऑप्शन डी है पुरस्कार प्राप्त करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है समस्या का समाधान ढूंढता। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हमने पिछले मॉडल पेपर में अच्छे से बात की थी कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, ठीक है, इसके कितने पद और सोपान होते हैं उस बारे में हमने उसके विस्तार से चर्चा की थी। तो आज का जो क्वेश्चन था कि क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य होता है, तो ये होता है समस्या का समाधान ढूंढना, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन है वो अपना सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष है कि इससे ऑप्शन ए दे रखा है केवल पुस्तकीय समिति प्रतिनिधित्व होता है, ऑप्शन बी है परीक्षा फल के अंदर अविश्वसनीय होती है, ऑप्शन सी दे रखा है वस्तुनिष्ठता का अभाव व रटने की प्रवृत्ति पर बल मिलता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली है इसकी सीमा या दोष पूछ रखे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, यानी ये तीनों ही है इसके दोष है। इससे वस्तुनिष्ठता का तो अभाव होता है, साथ ही रटने की जो प्रवृत्ति है उस पर भी बल मिलता है, परीक्षा फल में अविश्वसनीय होती है और केवल पुस्तकीय समिति प्रतिनिधित्व होता है, यानी बच्चे का शारीरिक विकास है वो नहीं होता है, केवल ये रटने पे बल देती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन जो आपको पिछले मॉडल पेपर में पूछा गया था जिसका आंसर वो आपको कमेंट करके बताना था। क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार द्वारा किस कक्षा तक है सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क है वो मुक्त कर दिया गया है। आपको ऑप्शन दिए गए थे कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन बी था 1 से 8 तक, ऑप्शन सी 1 से 10 तक है, ऑप्शन डी दिया गया था 6 से 8 तक है। तो इसके लिए जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कक्षा 1 से 8 तक है वो राजस्थान सरकार ने
राजकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क है वो मुक्त कर दिया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन बी है वो अपना सही आंसर था। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए है सकारात्मक कार्रवाई हेतु, ऑप्शन बी है सीखने के तरीकों के लिए, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो आप कमेंट करके बताएं। मैं आंसर है इसका आगे आने वाले मॉडल पेपर में आपको बता दूं। इसके अलावा दोस्तों हम जल्दी है साइकोलॉजी 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक है वो भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट है वो हमारे साथ बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि आज का मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।